मैं पागलों की तरह बस दौड़ता ही चला जा रहा था और मेरे जहन में डॉक्टर्स की बस यही बात गूंज रही थी कि हम मजबूर हैं। जब आप लोग फीस जमा नहीं करवा देते, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं भागता हुआ सीधा नवीद के दरवाजे पर ही जाकर रुका था, क्योंकि अब तो बस वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। सो मैंने जल्दी से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था और मैं दरवाजे पर से हाथ तक उठाना भूल गया था। फिर कुछ ही देर के बाद मुझे नवीद की आवाज आई, अरे कौन है भाई, थोड़ा सब्र कर लो, क्या दरवाजा तोड़ने का इरादा है तुम्हारा? और फिर जैसे ही नवीद ने दरवाजा खोला था, वो मेरी हालत देखकर घबरा गया था और मुझसे पूछने लगा था कि क्या बात है, ऐसा सब ठीक तो है ना? तो मैंने जल्दी से कहा था कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। सायरा बाजी हॉस्पिटल में दाखिल है और मुझे कुछ पैसे चाहिए, तुम मुझे उधार दे दो, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें वापस कर दूंगा। तो मेरी बात सुनकर नवीद के चेहरे पर बहुत शर्मिंदगी आ गई थी और वो मुझसे कहने लगा था, यार मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं क्योंकि आजकल कारोबार ठप है, जिसकी वजह से हालत बहुत खराब है। नवीद की बात सुनकर मैं बहुत मायूस हो गया था। मायूसी के असरार मेरे चेहरे से बिल्कुल साफ अयां हो रहे थे, इसलिए मैंने घर जाने के लिए अभी कदम उठाया ही था कि अचानक नवीद ने मुझसे कहा था कि रुको, मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम पैसे हासिल कर सकते हो। तो नवीद की बात सुनकर मेरी बेजान होती हुई आंखों में चमक आई थी, इसलिए मैंने जल्दी से नवीद से पूछा था कि कौन सा रास्ता है। तो नवीद ने मुझसे कहा था कि राजा बाजार में शानू नाम की एक फकीरनी रहती है, जो भी इसके साथ रात गुजारता है तो वो बंदा रातों रात अमीर हो जाता है। नवीद की बात सुनकर मैं अगले ही लम्हे उस पर चिल्लाया था कि तुम पागल तो नहीं हो गए जो इस तरह की बहकी हुई बातें कर रहे हो। तो नवीद ने मेरी बातें सुनकर मुझसे कहा था, यार इस वक्त तुम्हें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए। आखिरकार ये सायरा बाजी की जिंदगी का सवाल है। इसलिए नवीद की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया था। अब मेरे दिल और दिमाग की जंग शुरू हो गई थी, क्योंकि एक नामहरम औरत के साथ वक्त गुजारना खतई गैर मुनासिब सी बात थी। क्योंकि मैं एक इमाम मस्जिद की बेटा होने के साथ साथ 5 वक्त का नमाजी, परहेजी और तहज्जुद गुजार बंदा था, इसलिए मुझे हलाल और हराम में फर्क का पता था। सो इस वजह से मैंने आज तक इस तरह का कोई काम करना तो दूर की बात, ऐसा करने के बारे में भी सोचा तक नहीं था। मुझे इस तरह से सोच में डूबा हुआ देखकर नवीद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा था। फिर मैंने भी हालात से मजबूर होकर आखिरकार गलत रास्ते का इंतखाब कर ही लिया था। इसलिए मैं नवीद के साथ शानो फकीरनी के ठिकाने की तरफ चुपचाप चल पड़ा था। फिर एक जगह पर पहुंचकर कुछ ही फासले पर एक अजीब व गरीब से हुलिये में सड़क के किनारे बैठी हुई औरत की तरफ इशारा करके नवीद ने मुझसे कहा था कि वो जो सामने औरत बैठी हुई है ना, वही शानो फकीरनी है और इसके पास ही तुम्हारी मुश्किल का हल है। लेकिन शानो फकीरनी को इस तरह से गंदे हुलिये में देखकर मैंने नवीद से हैरान होते हुए पूछा था कि ये भला मेरी क्या मदद करेंगी, जबकि इसके पास तो खुद इसके रहने का ठिकाना मौजूद नहीं है और ये बेयारो मददगार इस सड़क के किनारे बैठी हुई है। तो मेरी बात सुनकर नवीद ने हंसते हुए मुझसे कहा था कि यार इसी बात का राज तो आज तक कोई जान नहीं पाया था कि यूं दरबदर की ठोकरें खाने वाली फकीरनी आखिरकार किसी को करोड़पति कैसे बना देती है। फिर नवीद ने मेरा कंधा थपथपाया था और मुझसे कहा कि अब मजीद वक्त जाया ना करो और इसके पास जाकर पैसों का कुछ इंतजाम करो। तो नवीद की बात सुनकर मैं सर को झुकाए हुए शानो फकीरनी के पास गया था। जैसे ही मैं इस फकीरनी के पास पहुंचा था तो इसने अपना चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा था। मेरी नजर शानो फकीरनी के चेहरे पर पड़ते ही मुझे इससे वहशत होने लगी थी और एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। किसी चीज ने मुझे इसके पास जाने से रोका था। मैं चाहने के बावजूद भी इसके करीब नहीं जा पाया था। मुझे शानो फकीरनी के चेहरे की तरफ देखकर उससे घबराहट होने लगी थी, क्योंकि इसका चेहरा बुरी तरह से झलसा हुआ था। इसलिए मैं इसका चेहरा देखते ही वहां से भाग गया था और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ था, अम्मी मुझे देखकर भागती हुई मेरे पास आई थी और बड़ी ही उम्मीद से मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने मुझसे पूछा था कि बेटा पैसों का कुछ इंतजाम हुआ क्या? तो अम्मी की बात सुनकर मैं इनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए मैंने इनसे नजरें चुराते हुए बस नफी में सर हिलाया था। तो फिर अम्मी ने फौरन ही मेरे सामने हाथ जोड़ लिए थे और रोते हुए मुझसे कहने लगी थी
कि खुदा के लिए बेटा कुछ भी करके पैसों का कोई इंतजाम कर दो और मेरी बच्ची की जिंदगी बचा लो। अम्मी की तरह मैं भी बहुत मजबूर था, इसलिए मैं बेबसी से अम्मी को देखता हुआ अपने कमरे में चला गया था और मेरी आंखों के सामने बस सायरा बाजी का चेहरा ही घूम रहा था, जो तकलीफ की शिद्दत से जर्द हो चुका था। सायरा बाजी की जिंदगी बचाने के लिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था शानो फकीरनी, जिसका ख्याल मेरे जहन में आते ही मुझे इससे कराहत महसूस होने लग गई थी और मैं ये बात सोचने पर मजबूर हो गया था कि जिस औरत की तस्वुर से ही घिन आती है, तो भला कोई भी शख्स इस औरत के साथ वक्त कैसे गुजार सकता है। यकीनन इंसान की मजबूरियां ही होती हैं जो इंसान को इस हद तक मजबूर कर देती हैं। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं उठा था और फिर चलते चलते शानो फकीरनी के पास ही जाकर रुका था। उसने मेरी तरफ देखा था और फिर मुझे देखकर एकदम शुक्राना अंदाज में मुस्कुराई थी। मैं इसके इस तरह से मुस्कुराने पर एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया था और इससे बामुश्किल बस इतना ही कह पाया था कि मुझे आपसे कुछ काम है। वो फिर इसी मखसूस अंदाज में मुस्कुराई थी और मुझसे कहने लगी, आओ मेरे साथ में घबराता हुआ इसके पीछे चल दिया था। शानो फकीर ने मुझे खंडर नुमा एक इमारत में ले गई थी। वह इमारत बिल्कुल ही टूटी फूटी सी थी। इसका सिर्फ एक कमरा ही बाकी इमारत के मुकाबले में कुछ बेहतर हालत में था। वो इस कमरे में दाखिल होते ही एक बेड पर बैठ गई थी और मुझसे बोली थी, बताओ तुम मेरे पास क्यों आए हो, क्या चाहिए, कहीं पैसे या फिर मेरा वक्त। तो मैंने डरते हुए शानो फकीरनी से कहा था कि कुछ पैसे चाहिए थे। मुझे तो मेरी बात सुनकर शानो फकीरनी फौरन से उठी थी और कमरे में मौजूद एक टूटी हुई अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई थी और खुद को मसरूफ जाहिर करवाने लगी थी। मुझे लगा था कि शायद वो अब मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद इसने मेरे सामने पैसों की एक गड्डी रखी थी, जिसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी और मैंने हैरान होते हुए शानो फकीरनी से कहा था कि इतने पैसे। तो वो फौरन मुझे इस कदर हैरान होता हुआ देखकर बोली थी, क्या पैसे कम है और चाहिए। तो इसकी बात सुनकर मैंने इसे हकलाते हुए कहा था कि नहीं, बल्कि ये पैसे भी मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा हैं। तो मैंने जल्दी से पैसे अपनी जेब में रखे थे और फिर मैं शानो फकीरनी का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से हॉस्पिटल जाने के लिए निकला था। लेकिन जो ही मैं शानो फकीरनी के इस खंडर नुमा मकान से निकला था, तो इसी वक्त मुझे अब्बू की कॉल आ गई थी और फिर मैंने अब्बू की कॉल उठाते ही खुशी के मारे इनसे कहा था कि आप परेशान ना हो, पैसों का इंतजाम हो गया है और मैं बस थोड़ी ही देर में आपके पास पैसे लेकर आता हूँ। तो मेरी बात सुनकर अब्बू मुझसे कहने लगे थे कि बेटा, सायरा का ऑपरेशन हो गया है और अब इसकी जान खतरे से बाहर है। मैंने तुम्हें बस यही बताने के लिए कॉल की थी, हमें अब फीस सुबह जमा करवानी होगी, इसलिए तुम सुबह ही पैसे लेकर हॉस्पिटल आ जाना। तो अब्बू की बात सुनकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था और साथ ही अब्बू से पूछा था कि आखिर डॉक्टर जमान कैसे गए, जबकि वो तो फीस जमा करवाए बगैर सायरा बाजी का चेकअप करने के भी रवादार नहीं थे। तो अब्बू ने मुझे बताया कि अचानक सायरा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और कोई भी डॉक्टर मेरी मिन्नत समाजत करने के बावजूद भी सायरा का ट्रीटमेंट करने को राजी नहीं हो रहा था। इसलिए मैं बैठकर अपनी बेबसी पर रो रहा था कि अचानक एक नौजवान डॉक्टर मेरे पास आकर रुका था और फिर मुझे गौर के साथ देखने लगा था। मुझे ऐसा लगा था जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे यूं रोता हुआ देखकर मुझसे कहने लगा था कि उस्ताद जी, आप यहाँ पर बैठकर रो क्यों रहे हैं। तो मैंने सर उठाकर इसकी तरफ देखा था, लेकिन मैं इस अनजान चेहरे को पहचान नहीं पाया था। लेकिन फिर भी मैंने इसे अपनी सारी दर्द भरी कहानी सुनाई थी और इससे पूछा था कि बेटा, आखिर तुम मुझे उस्ताद जी क्यों कह रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो। तो इस डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जी बिल्कुल, मैं आपको जानता हूँ, मैंने कुरान पाक आपसे ही पढ़ा है और वैसे भी आपकी नेक नीति से तो पूरा राजा बाजारी ही वाकिफ है। फिर इस डॉक्टर ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा था कि आप परेशान ना हो, मैं अपने स्टाफ से कहकर आपकी बेटी का चेकअप करवा देता हूँ और इनसे ये भी कह दूंगा कि इनका ट्रीटमेंट फौरन से शुरू कर दें। बाकी जो ड्यूज है वो आप सुबह तक जमा करवा देना। ये सारा किस्सा सुनाकर अब्बू ने इस डॉक्टर को बहुत दुआएं दी थी और फिर मुझसे कहने लगे थे कि देख लो बेटा, अच्छे लोग अभी भी इस दुनिया में बाकी हैं। खुदा ने इस डॉक्टर को मेरे पास एक फरिश्ता बनाकर भेजा था
अब्बू की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने शानो फकीरनी आ गई थी और वो भी मुझे एक मददगार फरिश्ता ही लगी थी। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि आखिर उसके पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए हैं और इसने मुझसे कुछ भी पूछे बगैर मेरी मदद क्यों की थी। और वैसे भी भीख मांगने से तो इंसान के पास इतने पैसे नहीं आते जितने पैसे शानो फकीरनी के पास थे। और फिर मैंने ये बात भी ठान ली थी कि मैं शानो फकीरनी के इस राज के बारे में जानकर ही रहूंगा। आखिर वो किस तरह लोगों को करोड़पति बना देती है और ये सब कुछ करके इसे क्या फायदा होता है। इसलिए मैं फौरन से मुड़ा था और एक बार फिर से शानो फकीरनी के सामने जा खड़ा हुआ था। फिर शानो फकीरनी ने मुझे देखते ही मुझसे पूछा था कि तुम्हारा काम तो हो गया है, अब तुम दोबारा मेरे पास क्यों आए हो, क्या और पैसे की जरूरत है तुम्हें। तो मैं शानो फकीरनी की बात सुनकर इससे शर्मिंदा हो गया था और इससे कहने लगा था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं यहाँ पर दोबारा तुम्हारी कहानी सुनने आया हूँ। फिर मैंने इससे हमदर्दी करते हुए पूछा था कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म आखिर किसने किया है और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं। तो मेरी बात सुनकर शानो फकीरनी की आंखों में आंसू आ गए थे। इसकी आंखों में आंसू देखकर मैंने इससे कहा था कि अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मेरा मकसद तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं था। तो शानो फकीरनी मुझसे कहने लगी थी कि नहीं, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर दुख नहीं हुआ, बल्कि मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए हैं क्योंकि आज इतने सालों के बाद किसी ने मुझसे मेरे बारे में पूछा था, इसलिए मुझे अच्छा लगा है। तो फिर शानो फकीरनी की बात सुनकर मैं भी कुछ हद तक पुरसुकून हो गया था। फिर शानो फकीरनी ने मुझसे कहा था कि मैंने बहुत से लोगों की मदद की है, पर मैंने आज तक किसी की आंखों में अपने लिए हमदर्दी नहीं देखी थी, बल्कि मुझे तो लोग हमेशा ही हकारत और नफरत भरी नजरों के साथ ही देखते हैं, जबकि इस सब में तो मेरा कोई कसूर नहीं है। अलबत्ता सब लोग ही मुझसे अपना मतलब निकालते थे और फिर अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद आज तक किसी ने पलटकर भी मुझे नहीं देखा था, बल्कि अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद वो लोग चलते बनते थे। मुझे अच्छा लगा है कि तुमने मेरे बारे में सोचा है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं खानदानी फकीरनी नहीं हूँ, बल्कि मेरा ताल्लुक एक अमीर घराने से है। मेरे दादा ये गांव में रहते थे और वो इस गांव के जागीरदार थे और इनकी अपनी बहुत सी जमीनें थी। मेरे दादाजी की दो ही बेटे थे, एक मेरे अब्बू और दूसरे मेरे चिच्चा। मेरे दादा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और इनके काम करने के लिए भी बहुत से नौकर मौजूद थे। दादाजी की वफात के बाद मेरे अब्बू काम के सिलसिले में शहर आ गए थे और फिर उन्होंने यहाँ पर आकर अपना कारोबार भी शुरू कर लिया था। शहर में आकर अब्बू को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था और इन कारोबार भी हफ्तों में ही फैल गया था। फिर अब्बू ने मुझे और अम्मी को भी गाँव से शहर में ही बुला लिया था। क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए मेरे वालिदैन मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरे बड़े लाड उठाते थे। जब मैं 5 साल की हुई तो फिर अब्बू ने मेरा दाखिला एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवा दिया था। अब यहाँ पर भी हमारी लाखों की प्रॉपर्टी बन चुकी थी, क्योंकि मेरे अब्बू साफ दिल के मालिक थे, इसलिए खुदा ने इन्हें जिंदगी के हर कदम पर कामयाबी ही अता की थी। जबकि इनके बरअक्स मेरे चिच्चा बहुत लालची तबीयत के मालिक थे। उनकी नजरें हर वक्त ही मेरे अब्बू के कारोबार और जमीनों की तरफ ही लगी रहती थी जिन्हें वो हासिल करना चाहते थे। और वैसे भी चिच्चा को बिजनेस में कोई खास महारत हासिल नहीं थी। वो जो भी काम करते थे इनको हमेशा ही बहुत नुकसान होता था। इस तरह से वो अपने नुकसान को पूरा करने के चक्करों में अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी जाया कर चुके थे। मेरे चिच्चा के 2 बेटे थे और दोनों ही मुझसे उम्र में बड़े थे। मेरे अब्बू के समझाने के बावजूद भी चिच्चा ने इन्हें स्कूल भेजने के बजाय इन्हें भी अपने साथ खेती बाड़ी के कामों में ही लगा लिया था। फिर एक वक्त ऐसा आया था कि चिच्चा की सारी जमीन बिक गई थी और नौबत फाखुन तक आ गई थी। फिर मेरे अब्बू को चिच्चा और इनके खानदान पर बहुत तरस आया था और उन्होंने इनको भी अपने पास शहर ही बुला लिया था और इनको भी ये कारोबार सेट करके दे दिया था, जिनसे इनके हालात बेहतर होने लगे थे। क्योंकि वो बहुत लालची थे, इसलिए वो अब्बू से हमेशा शिकायत करते रहते कि जो कारोबार उन्होंने सेट करके दिया है इसमें तो सिर्फ वक्त ही जाया हो रहा है, मुनाफा कुछ खास नहीं होता। चिच्चा की बात सुनकर अब्बू को बुरा तो लगा था, लेकिन उन्होंने चिच्चा पर कुछ भी जाहिर होने नहीं दिया था।
और फिर अब्बू ने चिच्चा को पैसे दे दिए थे और इनसे कहा था कि इन पैसों से तुम अपनी मर्जी का कारोबार शुरू कर लो। अब्बू ने चिच्चा को पैसों के साथ साथ जमीन भी खरीद कर दी थी और इस जमीन को चिच्चा के नाम पर ही करवा दिया था। लेकिन फिर हमेशा की तरह चिच्चा का बिजनेस चल नहीं पाया था, जिसकी वजह से अब्बू का सारा पैसा डूब गया था और इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था। फिर इस नुकसान के बाद अब्बू ने चिच्चा की एक ना सुनी थी और इनके दोनों बेटों को ही एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया था। फिर अब्बू ने चिच्चा से कहा था कि अब कुछ अरसे के लिए तुम मेरे साथ काम करो और मुझे देखो कि मैं किस तरह से कारोबार चलाता हूँ। इस तरह मेरे साथ काम करने से तुम्हें पता चल जाएगा कि कारोबार किस तरह से चलाते हैं और कहीं कारोबार के बारे में बुनियादी मालूमात भी हासिल हो जाएंगी। फिर चिच्चा ने अब्बू की बात मान ली थी और इनके साथ ही मिलकर काम करना शुरू कर दिया था। अब्बू ने चिच्चा पर बहुत भरोसा किया था और अपने कारोबार की सारी ही जिम्मेदारी चिच्चा को दे दी थी। लेकिन चिच्चा ने कारोबार संभालते ही पैसों में हेरा फेरी करना शुरू कर दी थी। अब्बू को इस बात का पता था, लेकिन उन्होंने कभी भी चिच्चा को कुछ नहीं कहा था, बल्कि अपना दिल बढ़ा करके और चिच्चा को छोटा भाई समझकर हमेशा ही माफ कर देते थे, जिसका चिच्चा ने बहुत नाजायज फायदा उठाया था। चिच्चा अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो किसी न किसी तरीके से अब्बू का सारा बिजनेस हथिया ले। अब तो वो हर वक्त ही कोई ना कोई नई चाल चलते थे कि अब्बू खुद ही अपना सब कुछ इनके हवाले कर दे, लेकिन चिच्चा हर दफा अपनी साजिशों में नाकाम हो जाते थे। अब तो चिच्चा ने भी अम्मी को बातें सुनाना शुरू कर दी थी कि भाभी आप खुद ही सोचें, लोग क्या कहते होंगे कि बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को मुलाजिम रखा हुआ है। अब्बू की तरह अम्मी भी बड़े दिल की मालकिन थी, इसलिए वो भी चची की बातों पर कोई खास कान न धरती थी। वक्त काफी तेजी के साथ गुजर रहा था और अब मैं भी जवान हो चुकी थी, इसलिए मैं अच्छे तरीके से चिच्चा और इनके खानदान की फितरत से वाकिफ थी और इनका मकसद समझती थी। इसलिए मुझे चिच्चा और इनकी फैमिली कभी अच्छी नहीं लगती थी। चिच्चा का हसद और लालच बढ़ता ही चला जा रहा था। मैंने कई दफा इस मौजू पर अब्बू से भी बात की थी, लेकिन वो मुझे हर दफा ही टाल देते थे। एक रात हम सब लोग सो रहे थे कि अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ था और सब कुछ ही जमीन बोस हो गया था। और फिर इसके बाद जब मेरी आंख खुली थी तो मैंने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया था। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी तो मैंने दर्द की शिद्दत से चिल्लाना शुरू कर दिया था। फिर डॉक्टर्स ने मुझे पुरसुकून करने के लिए एक इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके लगते ही मैं गहरी नींद में सो गई थी। फिर कुछ ही घंटों के बाद जब मैं होश में आई थी तो मुझे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। वो लोग मेरे पास ही खड़े बातें कर रहे थे। फिर मैंने बड़ी मुश्किल के साथ आंखें खोलकर सामने देखा था, जहाँ पर चची और चिच्चा खड़े बातें कर रहे थे। चचा चची से कह रहा था कि मैंने आज वकील को बुलाया है, वो भाई साहब की सारी जायदाद दरअसल और मुसल के नाम पर कर देंगे। शहनाजी अभी होश में नहीं आई थी, इसलिए इसके होश में आने से पहले ही इसके थंब प्रिंट ले गई, वरना ये बाद में बहुत मसला पैदा कर देगी। चिच्चा की बातें सुनकर चची भी इनकी तायद कर रही थी। इनकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था कि हम लोग किस कदर तकलीफ में हैं और इन्हें अभी भी जायदाद की ही पड़ी हुई है। मुझे चिच्चा से मजीद नफरत होने लगी थी। फिर जब डॉक्टर मेरा चेकअप करने आया था तो मैंने इससे अपने माँ बाप के बारे में पूछा था कि वो लोग कहाँ हैं, ठीक तो है ना। फिर डॉक्टर ने मेरी बात सुनकर मायूसी से मुझे देखा था और कहा था कि मुझे अफसोस है हम उन्हें नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात सुनकर मुझ पर क़यामत गुजर गई थी और मैंने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया था। फिर डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी थी और चुप करवा दिया था, तो मैंने खुद को बड़ी ही मुश्किल से संभाला था और फिर मैंने इस हादसे की वजह पूछी थी तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि पुलिस ने इब्तिदाई कार्रवाई की है और इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात भी करवाई है, जिससे यह बात सामने आई है कि यह हादसा किसी की सोची समझी चाल नहीं है, बल्कि एक सिलेंडर के फटने से हुआ है और इस हादसे में किसी का भी हाथ नहीं है। जबकि यह बात मेरा दिल मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और मुझे पूरा यकीन था कि इस सब के पीछे चिच्ची का हाथ है, क्योंकि मैं जानती थी कि वो लालच में इस हद तक पागल हो चुके हैं कि वो किसी की भी जान आसानी के साथ ले सकते हैं। इसलिए डॉक्टर के जाते ही मैं भी चुपचाप हॉस्पिटल से निकल गई थी और फिर यूं मैंने एक फकीरनी का रूप धार लिया था। इस तरह से फिर मैं शानो फकीरनी के नाम से मशहूर हो गई थी। मैं फकीरनी का रूप धारकर चिच्चा पर भी नजर रखे हुई थी। चिच्चा मुझे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था ताकि वो मुझे तलाश करके मेरी सारी जायदाद अपने नाम करवा ले, लेकिन मैंने भी ये बात ठान ली थी कि ये सब मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। मैं कतई ये नहीं होने देना चाहती थी
कि मेरे माँ बाप का खातिल उनके पैसों पर ऐश करे, इसलिए मैं ये गुमनाम जिंदगी गुजारने लगी थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अगर मैं अपने घर वापस चली गई तो चिच्चा मुझे भी कत्ल करवा देंगे, क्योंकि जायदाद अभी भी मेरे नाम पर थी। इतनी बड़ी चाल चलने के बावजूद भी चिच्चा के हाथ कुछ भी नहीं आया था और वो खाली हाथ रह गए थे। इस बात से चिच्चा को बहुत सदमा हुआ था, जिसकी वजह से इन्हें फॉलिज का अटैक हो गया था और वो हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो गए थे। अब्बू को धोखा देकर चिच्चा ने जितना भी पैसा लूटा था वो सब इनकी बीमारी पर ही लग गया था और वो अब बिल्कुल ही खाली हाथ रह गए थे। अरसल और मुसल ने भी चिच्चा और चिच्ची के साथ हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर लिया था और दोनों ही भाई इनको छोड़कर अपनी अलग दुनिया में ही मगन हो गए थे। चिच्चा को खुदा ने इनके किए की सजा इस दुनिया में ही दे दी थी। लोग चिच्चा पर तरस खाकर इनको सदके दे देते थे, जिस पर वो बामुश्किल ही गुजारा कर पा रहे थे। फिर एक दो दफा जाकर मैंने अपने घर का चक्कर लगाया था, जिसको चिच्चा ने अपने रहने के लिए दोबारा से तामीर करवा लिया था, लेकिन वहां पर रहना शायद इनकी किस्मत में ही नहीं था। वहां पर जाकर मेरा दिल फट गया था। इस खाली और वीरान घर को देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी। मुझे हर जगह ही अपने अम्मी और अब्बू का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। मुझसे अब इस घर में रुका नहीं जा रहा था, इसलिए मैं वहां से फौरन ही वापस चली आई थी। फिर मैंने अब्बू की जायदाद से लोगों की मदद इस नीयत के साथ करना शुरू कर दी थी ताकि इसका सबूत मेरे माँ बाप को मिलता रहे। शानो फकीनी की बातें सुनकर मुझे दिली दुख हुआ था और फिर मैंने इससे पूछा था कि आखिर तुम्हें किस तरह से पता चलता है कि इस बंदे को वाकई में पैसों की जरूरत है। तो शानो फकीर ने मेरी बात सुनकर दुखी से अंदाज में मुस्कुराई थी और मुझसे कहने लगी थी कि मेरी सूरत इस कदर खराब हो चुकी है, जो इसे एक बार देख लेता है वो दोबारा मेरे चेहरे की तरफ देखता तक नहीं है और वो फौरन ही वहां से भाग जाता है। लेकिन जो वाकई में मजबूत होता है वो पलटकर मेरे पास आ जाता है और फिर इस तरह मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा वाकई में हालत से मजबूत है। फिर शानो फकीर ने मुझे देखकर मुस्कुराई थी और मुझसे कहने लगी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह जैसे कोई मजबूरी तुम्हें एक बार फिर से मेरे पास ले आई थी। तुम बताओ तुम्हें क्या मजबूरी थी। फिर मैंने इसे बताया था कि मेरी बहन सायरा की 1 हफ्ते बाद शादी थी। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी कि अचानक से सायरा बाजी की अपेंडिक्स में दर्द शुरू हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था कि लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर मेरे दोस्त ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, इसलिए मैं पैसों की खातिर तुम्हारे पास आ गया था। फिर मैंने उठकर शानो फकीरनी के सर पर हाथ रखा था और इससे कहा था कि तुमने मेरी बहन की जान बचाई है और मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ और आज से सायरा बाजी के साथ साथ तुम भी मेरी बहन हो। फिर मैंने डॉक्टर से मशवरा करके शानो फकीरनी के चेहरे की सर्जरी करवा दी थी और फिर हमने मिलकर ये किंचियो खोल ली थी और कुछ ही अरसे के बाद मैंने एक अच्छी जगह शानो की शादी भी करवा दी थी और अब मेरी दोनों ही बहनें अपने घरों में खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।